हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो क्लास 9th की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल की अगली वीडियो है, जिसमें मैंने न्यूक्लियस और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के छूटे हुए पार्ट्स को अच्छे से कवर अप किया है। तो ये वीडियो बिना फास्ट फॉरवर्ड किए हुए कंप्लीटली देखें और आपको फील होगा कि इस वीडियो में मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को, ईच एंड एवरी लाइन को, ईच एंड एवरी वर्ड को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों की कोई क्वेरीज़ ना रहे। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेरीज़ रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स भी एनसीईआरटी का मज़ा ले सकें। तो आइए देखते हैं आगे के टॉपिक्स में क्या है। हेलो माय फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक कवर अप कर लिया था, यहाँ तक, और आज की क्लास में हम लोग इसके आगे यहाँ से यूनिसेल्यूलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। यूनिसेल्यूलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो अपने बॉडी के अंदर पानी की ज़रूरत होगी उनके। ऑब्वियसली कोई भी बिना पानी के तो रह नहीं सकता है। तो ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स अब एक सेल के ऑर्गेनिज्म है। अब इनके पास ना तो कोई बॉडी पार्ट है, ना कुछ स्पेशल बॉडी ऑर्गन्स हैं। तो इनको जो पानी की ज़रूरत होती है, अब ये इनका भी तो लाइफ है, इनको भी पानी की ज़रूरत है, खाना की ज़रूरत है। तो ये कहाँ से इसका कहाँ से ये खाना और पानी का व्यवस्था करेंगे? तो ये करते क्या है, इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है जो मैंने पिछली क्लास में समझाया था, जिन्होंने मेरी पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी है, कृपया मेरे चैनल पर जाकर पिछली क्लास की वीडियो को देख लें। तो उसमें आपको ऑस्मोसिस का सारा प्रोसेस अच्छे से समझाया गया है। तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें, तो फिर आपको इस क्लास का वीडियो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही वाटर गेन अपने बॉडी में करते हैं। ओके, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या था? एक बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर लो प्रेशर एरिया है, बाहर अगर हाई प्रेशर एरिया है, तो फिर बॉडी के अंदर जिस चीज़ का लो प्रेशर एरिया है, जिस चीज़ का लोअर कंसंट्रेशन एरिया है, जहाँ पे वहाँ पे वो मटेरियल मूव करना शुरू हो जाता है, वेदर इट इज़ अ वाटर और एयर और एनीथिंग एल्स। तो जनरली वाटर के केस में हम लोग इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस ही कहते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम लोगों को पता है कि जो प्लांट्स हैं वो रूट्स के थ्रू, जैसे ये प्लांट है और ये ग्राउंड है और इसके रूट्स हैं, तो प्लांट जो वाटर गेन करती है, प्लांट को भी वाटर चाहिए अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, बाकी सारे प्रोसेसेस के लिए। तो ये वाटर कहाँ से लाती है? ये रूट्स में भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ओके, रूट के अंदर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और बाहर वाटर का एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। इस कंडीशन में वाटर रूट के अंदर फ्लो करता है और वो फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर फ्लो करना शुरू करता है। जहाँ जहाँ रूट प्लांट के शूट में या फिर उसके किसी भी बॉडी पार्ट में पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ तक उसको पहुंचाया जाता है। आगे की प्रोसेस में हम लोग समझेंगे कि कैसे जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा पानी को
और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज को पहुंचाया जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो जनरली पानी का जो नीड है वो कैसे कंप्लीट होता है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही रूट से पानी गेन किया जाता है और उसको प्लांट के ऊपर वाले बॉडी में पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of cell। तो ये जो डिफ्यूज़न प्रोसेस मैंने समझाया, डिफ्यूज़न बोले या फिर ऑस्मोसिस बोले, डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस वही प्रोसेस है जो डिफ्यूज़न का ही प्रोसेस है, सेम है, बस इसमें वाटर होता है। तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का ही वो प्रोसेस है जो किसी भी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इन एडिशन टू दिस द सेल्स ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। साथ साथ जो सेल्स होते हैं या तो वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे या फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे, तो ये सब इन्वायरमेंट से भी, आसपास के वातावरण से भी न्यूट्रिशन लेते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। अब हम लोगों ने जाना कि पहला जो प्रोसेस है हमारा डिफ्यूज़न का, उसमें किसी एनर्जी की यूज़ नहीं होती है। ये क्या है, डायरेक्टली एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें कोई एनर्जी यूज्ड नहीं किया जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज़न के ऊपर ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो डिपेंड नहीं कर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, और भी सारे मूवमेंट्स होंगे बॉडी के अंदर, वो मूवमेंट्स जिसमें एनर्जी का यूज़ होगा। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फिक्सेबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स। अब हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हमारा जो सेल का मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यस हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरे क्लास को बढ़िया से अटेंड किया होगा तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, एक तो लिपिड्स और दूसरा कुछ प्रोटीन्स है। ओके, तो इन दोनों को मिला के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इतना कॉम्प्लेक्स और इतना छोटा है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। दैट मीन्स वी कांट सी आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू आवर नेकेड eyes or through any normal microscope. This only can be seen through only and only electron microscope. This is such a small that we can see it through electron microscope. Okay, the flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और यही फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही फ्लेक्सिबिलिटी इनगल्फ करने में यानी कि गिलने में, बाहर के इन्वायरमेंट से कुछ अदर मटेरियल्स को गिलने में मदद करती है। जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज़न के ऊपर पूरा का पूरा सेल डिपेंड नहीं कर सकता है, तो उसके साथ साथ जो कुछ और प्रोसेसेस हैं उसमें से एक ये प्रोसेस भी है
जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज very much important to engulf food and other materials from its external environment. Clear? Such a process are known as endocytosis. Amoeba acquires its food through such process. मैंने अमीबा के बारे में समझाया था. तो अमीबा के केस में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे. जैसा कि मैंने बताया कि ये जो प्रोसेस है, एक तो डिफ्यूज़न का प्रोसेस, साथ में जो बाहर से कुछ मटेरियल्स को लिया जाता है अंदर बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस मेम्ब्रेन. इस मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करके ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस. ओके, यही प्रोसेस यानी कि एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस अमीबा अपने फूड को खाने में करता है. कैसे करता है, हम लोग इसको समझेंगे कुछ स्टेप्स के द्वारा. 1 2 3 4 एंड 5. ओके, पहले स्टेप में हम लोग जानते हैं कि अमीबा का कोई शेप एंड साइज नहीं होता है, बस वो फ्री ऑफ शेप एंड फ्री ऑफ साइज होता है. ओके, तो ये मान लेते हैं कि एक अमीबा का शेप एंड साइज है और इसके पास यहाँ पे इसका फूड मटेरियल है इसके पास. ओके, अब इस अमीबा को ये फूड मटेरियल अपने बॉडी के अंदर लेना है. इसका मतलब न्यूट्रिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, इसको अपना खाना खाना है. तो ये क्या करेगा, एक तो इसके पास ना पैर है, ना तो हाथ है, ना कोई बॉडी को मूव करने का दूसरा कोई पार्ट है. तो करेगा क्या, ये इसीलिए फ्री शेप एंड साइज का होता है ताकि इसका जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करके इस फूड तक पहुंच जाए. ओके, कैसे पहुंचता है देखते हैं. अभी क्या था, ये अमीबा ऐसा था, अब ये अमीबा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ अपने फूड के तरफ. ओके, ये है इसका फूड यहाँ पे और ये धीरे धीरे अपने फूड के तरफ बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है, जस्ट बिकॉज इट हैज़ अ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन. अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये ऐसे करके अपना एक स्ट्रक्चर बनाएगा. अब ये फूड के यहाँ तक पहुँच गया. ओके, यहाँ पे इसका फूड है, ये इसका न्यूक्लियस. ओके, अब धीरे धीरे ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा इसी टाइप का कुछ. अब ये अपने फूड के एकदम नज़दीक पहुंच चुका है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस. और लास्टली क्या करेगा, एक वॉक्यूल बना के इस फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेगा और ये न्यूक्लियस है. जैसे इस फूड को खा लेता है और इसी प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू ये यहाँ पे पहुँच के फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करके अपने बॉडी के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करके इस फूड तक पहुँचा, वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करके इस फूड का एक्सक्रीशन भी कर देता है. यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बचता है फूड को खाने के बाद उसको भी बाहर निकाल देता है. इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा कह सकते हैं. अमीबा का जो प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस, इसी को कहते हैं. तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, तो आप लोग बहुत बढ़िया से इसको समझा के विथ फिगर लिख सकते हैं. ओके, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अब आगे बढ़ते हैं. आगे का टॉपिक जो है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने का कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन मतलब कवरिंग, जैसे कि मैंने बताया सेल का एक मेम्ब्रेन होता है ना. दूसरा जो हमारा सेल का ऑर्गन है या फिर ऑर्गेनल कह सकते हैं, वो है हमारा सेल वॉल. अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है. तो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ.
फिगर से वेरी मच क्लियर हो जाएगा कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और सेल वॉल क्या होता है। दो तरह के हमारे सेल के बारे में हम लोगों को पता है, एक तो हमारा प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस जो मेनली होता है वो इसी चीज़ का होता है। ये है हमारा एनिमल सेल, नॉर्मल एनिमल सेल। ये जो एनिमल सेल होता है, इसका ये जो बाहर वाला कवरिंग है ना, इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, लेकिन सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल हमारे एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल जनरली प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये जो आउटर कवरिंग होता है ये थोड़ा हार्ड होता है इन कंपैरिजन टू सेल मेम्ब्रेन। ये थोड़ा हार्ड होता है और ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर का कवरिंग होता है। एक तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल में भी होता है, दैट मीन्स एनिमल सेल में भी होता है और साथ साथ प्लांट सेल में भी होता है। लेकिन हमारे सेल के ऊपर कोई, हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है। ये जो कवरिंग दिख रही है आपको, ये कवरिंग, इसी को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ओके, अभी थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। कितना बढ़िया से हमारा एनसीईआरटी हमें समझाता है। इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर है। मतलब प्लांट सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, लेकिन उसके साथ एक और स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली में ये आउटर इन्वायरमेंट से सेल के मेम्ब्रेन को और साथ साथ सेल के अंदर का जो एपरेटस है, बाकी सारा चीज़ जो होता है, जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको कवर करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है जनरली। ओके, और जनरली सेल वॉल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, जैसा कि मैंने समझाया अभी। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये किस चीज से बना होता है? जो प्लांट सेल का सेल वॉल होता है वो किस चीज से बना होता है? जनरली composed of cellulose. Cellulose क्या है? Cellulose is a type of glucose. Okay? Cellulose is a complex substance and provide structural strength to plants. अब प्लांट की जो बॉडी होती है हमारे बॉडी से थोड़ा ज़्यादा हार्श और हार्ड होती है ना? वो सिर्फ और सिर्फ इसके सेल वॉल के कारण। क्यों? क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, हम अपना बचाव कर सकते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी को इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लांट्स हर एक मौसम को झेलते हैं। बारिश में क्या हम घर से बाहर निकलते हैं? नहीं निकलते हैं। हम लोग जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन प्लांट्स के बारे में सोचें, प्लांट्स किसी भी सीजन में, कैसे भी मौसम में, जहाँ पे स्टैटिक है वहीं पे स्टैटिक है। इसीलिए उनका जो बॉडी है अडेप्ट हो गया है उस हिसाब से कि उनके सेल्स को कवर अप करके और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड यही सेल वॉल करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ लिविंग सेल प्लांट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ the contents of cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. समझाते हैं।
जैसा कि हम लोगों ने 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसमें एक सॉल्यूशन क्या था, जैसे हम लोग रेजिन्स का ही बात कर लेते हैं। रेजिन्स यानी कि किशमिश। किशमिश में जब पानी अंदर भरा था, अंदर का कंसंट्रेशन कम था, बाहर का कंसंट्रेशन बहुत अधिक था, तो इस कंडीशन में ये स्वेल अप हो गया था। दूसरा कंडीशन क्या था, स्वेल्ड अप था पहले, और उसको हम लोगों ने बाहर रख दिया, तो अंदर में वाटर कंसंट्रेशन बहुत अधिक था और बाहर वाटर कंसंट्रेशन फ्री एटमॉस्फेयर में कम था। इस कंडीशन में क्या हुआ, वाटर अंदर से बाहर आ गया और ये श्रिंक हो गया, है ना। तो ये प्रोसेस वाटर इनटेक और अंदर से बाहर जाने का प्रोसेस प्लांट सेल में भी होगा, क्योंकि प्लांट को भी पानी का ज़रूरत है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बिना पानी के प्लांट सेल भी अपना लाइफ को कंटिन्यू कर सके। तो इस कंडीशन में सेल वॉल जो होता है वो बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। सेल वॉल क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। अब इस कंडीशन में ये अगर स्वेल्ड अप है, तो स्वेल्ड अप होने के बाद पानी जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा इस सेल का। लेकिन सेल वॉल जैसा का तैसा रहता है, सेल वॉल वैसा ही रहता है, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। फिर से एक बार पढ़ते हैं। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब एक प्लांट सेल ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर लूज करती है तो क्या हो जाता है, श्रिंकेज हो जाता है। वो जो सेल स्वेल्ड अप था वो सिकुड़ जाता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर छोटा हो जाता है ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द वॉल। जैसा कि मैंने बताया होता है ऐसे, वॉल पहले सटा हुआ था सेल मेम्ब्रेन के साथ, लेकिन जैसे ये श्रिंकेज होगा तो क्या होगा, श्रिंकेज होने के बाद इस वॉल से अवे यानी कि दूर हो जाएगा। ये वॉल ऐसे है, इससे दूर हो जाता है, यहाँ एक गैप बन जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फेनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फेनोमेना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक्टिविटी आप लोग घर पे बैठ के कर लेंगे, और अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे वीडियो को बार बार देखें, बहुत अच्छे से समझ में आने की संभावना है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं। What do we infer from this activity? पहले तो आप लोग एक्टिविटी करें, एक्टिविटी को पढ़ें, समझें, और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में दें। It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. ये जो एक्टिविटी है ऊपर, उस एक्टिविटी में डेड सेल और लिविंग सेल के बारे में कंपैरिजन किया गया है। तो उस एक्टिविटी को आप लोग एक बार ढंग से पढ़ें तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये बात कि जो लिविंग सेल होता है वो ही सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है ऑस्मोसिस के थ्रू, लेकिन डेड सेल वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो एक्टिविटी में आपको समझ में आ जाना चाहिए, वैसे मैंने बता ही दिया। तो आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक। वापस से वो वर्ड आ रहा है हाइपोटोनिक, पिछले वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा ये हाइपोटोनिक क्या है। एक्सटर्नल मीडिया विदाउट bursting. In such media, the cells tend to take up water by osmosis. अब सेल वॉल जो होता है, जैसा कि हम लोग ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा ही था कि इसमें पानी बाहर से अंदर आता है, तो सेल वॉल है पहले, उसके बाद ना सेल मेम्ब्रेन है। पहले तो सेल वॉल है, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, सेल वॉल है पहले, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। तो अब सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन कवर्ड है। अब इसमें कैसे होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो जो सेल वॉल है वो भी परमिट करता है, देखिए सेल वॉल
permit the cell of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypertonic external media without bursting. तो burst नहीं होता है और वो अलाउ करता है, परमिट करता है ऐसे बाहर के मटेरियल को अंदर जाने देने के लिए. In such media, the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal. अब ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, पहले क्या था, ये सिकुड़ा हुआ था, यानी कि श्रिंकेज हुआ था. जैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से यानी कि बाहर से अंदर वाटर पहुंचने लगा तो क्या हुआ, ये सेल स्वेलअप हो गया. स्वेलअप होने के बाद क्या होता है कि जैसे कोई चीज़, ये सेल स्वेलअप होगा तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा. किधर, इधर की ओर बढ़ेगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा. जितना प्रेशर ये वॉल की तरफ एक्सर्ट करता है उतना ही प्रेशर वापस वॉल सेल की तरफ एक्सर्ट करता है, ताकि सेल का शेप और साइज में ज़्यादा डिफरेंस ना आए. समझ में आ रहा है? तो ये सेल वॉल का काम है. जनरली सेल वॉल इसी चीज़ के लिए होता है, जैसा कि मैंने बताया, प्रोटेक्शन के लिए और बाकी सारे प्रोसेसेस को जैसे मैंने समझाया उसके लिए. तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब न्यूक्लियस. आप लोग आज बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखें, समझें. ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जनरली पूरे सेल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग. आगे बढ़ते हैं. रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील वे प्रिपेयर्ड. वापस चलते हैं वहीं पे जहाँ पे हम लोगों ने अनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट किया था, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील. वाई? हम लोगों ने आयोडीन सॉल्यूशन उस अनियन पील के ऊपर डाला था. ऐसा क्यों? व्हाट वुड वी सी इफ वी tried observing the peel without putting the iodine solution. Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did such cell get evenly colored? According to their chemical composition, different regions of cell get colored differently. Some regions appear darker than other regions. अब ये समझने के लिए आपको पहले उस एक्सपेरिमेंट तक लेके चलते हैं. फिर उस एक्सपेरिमेंट में जो पिक्चर है उस पिक्चर को क्लियर करेंगे, फिर आपको ये ढंग से समझ में आएगा. ये जो अनियन पील का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था, इस अनियन पील के एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इसमें हम लोगों ने क्या डाला था, आयोडीन का सॉल्यूशन डाला था. मान लेते हैं ये एक सेल है, ओके, या फिर ये भी एक सेल है ना. तो इस सेल में आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो एरिया है इस एरिया का कलर अलग है और ये वाला एरिया का कलर जो बीच में है इसका कलर अलग है. इवनली यहाँ का कलर थोड़ा डार्क है हर एक सेल में. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम लोगों ने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो बाकी सारे जगहों पे सेम केमिकल कंपोजिशन या फिर लगभग सेम केमिकल कंपोजिशन होने के कारण कलर सेम आया. लेकिन ये जो बीच का एरिया है, ये वाला जो डार्कर एरिया है, वो ज़्यादा डार्क इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन कुछ डिफरेंट है. इसका मतलब यहाँ पे केमिकल्स अगल बगल यानी कि इसके आसपास के मुकाबले कुछ
और केमिकल्स है, दैट मीन्स मे बी इसके बीच में उस सेल का एक दूसरे टाइप का ऑर्गेनल मौजूद हो, और वो ही ऑर्गेनल हम लोग न्यूक्लियस के रूप में जानते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पे एकदम सही से समझ में आएगा। यहाँ से पढ़ते हैं, फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पिल डिड ईच गेट एग्जैक्टली इवनली कलर्ड। क्या पूरा का पूरा सेल इवनली कलर्ड हो जाता है? अगर ये एरिया अलग कलर का होगा तो ये एरिया थोड़ा सा डार्कर कलर का होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का केमिकल कंपोजिशन कुछ अलग है, यहाँ के केमिकल्स आयोडीन के साथ कोई दूसरा रिएक्शन कर रहे हैं एज कंपेयर टू यहाँ के केमिकल जैसा आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, इसका मतलब ये कि उस एरिया में, बीच वाले एरिया में केमिकल कंपोजिशन अलग है, मे बी कोई दूसरा सेल का ऑर्गेनल हो। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली। अलग अलग रीजन का कलर अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेल पूरा का पूरा एक केमिकल कंपोजिशन का नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग केमिकल्स से बने होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, लिपिड से बना होता है, ये लिपिड और प्रोटीन से बना होता है हमारा सेल का मेम्ब्रेन। उसी तरह से साइटोप्लाज्म में अलग केमिकल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसका अलग केमिकल्स है, और उसी तरह से न्यूक्लियस का अलग केमिकल्स है, जिसके कारण आयोडीन का सॉल्यूशन न्यूक्लियस के केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे इवनली डार्कर कलर दिखाता है। Some regions appear darker than other regions. Apart from iodine solution, we could also use saffronin solution or methylene blue solution to stain the cell. आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा हम लोग ऐसे और कुछ सॉल्यूशन हैं जिसके साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे सेफ्रानिन का सॉल्यूशन होगा, मिथिलीन का सॉल्यूशन होगा। ये सब हमें ये बता सकते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनल अलग अलग टाइप के केमिकल्स से बने होते हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड सेल्स फ्रॉम एन अनियन। लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी। अब तक तो अनियन की बात कर रहे थे, अनियन के सेल की बात कर रहे थे। अब अनियन के सेल में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, और उसी को हम लोग लगभग हमारे बॉडी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह समझ सकते हैं। लेकिन अब आगे जो ऑर्गेनल्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग अपने बॉडी के सेल को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग। न्यूक्लियस जो होता है, अब तो हम लोगों ने जान लिया केमिकल कंपोजिशन के एक्सपेरिमेंट से कि हमारे सेल के बीचों बीच जो होता है वो केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के पास अपना खुद का लेयर होता है, यानी कि खुद का मेम्ब्रेन होता है, और वो भी एक नहीं, दो मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। हमारे बॉडी के न्यूक्लियस में, हमारे बॉडी के सेल के न्यूक्लियस में डबल लेयर मेम्ब्रेन कवरिंग होता है ना। देखिए ये है ना, डबल लेयर्ड कवरिंग। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स। पोर्स का मतलब छिद्र, which allows the transfer of materials from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm, which we will talk about in section 5.2.4. तो 5.2.4 की वेट नहीं करते हुए मैं आपको समझा देता हूँ कि साइटोप्लाज्म क्या है एक बार फिर से। ये जो न्यूक्लियस है, एक तो ये डबल लेयर्ड होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन
और न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बीच का जो एरिया होता है ना, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये पूरा बीच का एरिया को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ छिद्र होते हैं, कुछ छेद होते हैं। क्यों भाई? न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पार्ट्स है और उन पार्ट्स को कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और कुछ और केमिकल्स की ज़रूरत होती है लिविंग, यानी कि जिंदा रहने के लिए। तो इनको कौन देगा? इनको साइटोप्लाज्म ही ना देगा, साइटोप्लाज्म से ही इनको मिलेगा। तो ये छिद्र के थ्रू ही साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस जो इसका ज़रूरी का मटेरियल्स होता है वो ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है, पहला तो ये कि डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है ना। और उस डबल लेयर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन किसका होता है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के पास डबल लेयर मेम्ब्रेन और उन मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स। पोर्स किस लिए होते हैं? इसलिए ताकि साइटोप्लाज्म से उनको उनकी ज़रूरत की न्यूट्रिएंट्स मिलती रहे, ट्रांसफ़र के लिए होता है। ओके, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले बताया अभी कि अब अंदर मटेरियल जाएगा तो किसी ना किसी के यूज़ तो आएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स which are visible as rod shaped structure only when the cell is about to divide. This is most important topic. एकदम ध्यान से समझना है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं? रॉड शेप्ड, यानी कि लगभग लंबा लंबा रॉड के जैसे शेप में दिखते हैं। ओके, और ये तब ही दिखते हैं, हमेशा नहीं दिखते हैं, ये तब ही दिखते हैं जब सेल डिवीज़न होने वाला होता है। अब सेल डिवीज़न कब होगा? सेल डिवीज़न तब होगा जब एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनेगा। ऐसे ही तो हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है ना। एक बच्चा जब इन्फेंट बेबी होता है तो लगभग 2 से 2.5 किलो का होता है, लेकिन अभी हमारा वेट क्या है? अभी हमारा शेप एंड साइज़ क्या है? वो कैसे हुआ? वो इसी प्रोसेस के थ्रू हुआ है। ये हमारा जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस है, इसी सेल डिवीज़न के प्रोसेस के थ्रू होता है। तो जब एक सेल 2 में डिवाइड करता है, फिर वो 2 सेल वापस 2 में डिवाइड करते हैं, फिर वो सेल वापस डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह से पहले बॉडी में 2 सेल था, 4 सेल था, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और इस कंडीशन में पहले इतना छोटा था बॉडी, अब इतना बड़ा हो गया बॉडी। तो पहले आप इन्फेंट थे, बेबी थे, अब बाबा हो गए हैं। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये सेल डिवीज़न के प्रोसेस के थ्रू हुआ। तो हम लोग कहाँ पे थे? क्रोमोसोम्स में थे। क्रोमोसोम कैसा होता है? रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। रॉड शेप स्ट्रक्चर कब दिखता है? तभी दिखता है जब सेल डिवाइड करने वाला होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम in the form of DNA which is called deoxyribonucleic acid। मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके 10th क्लास के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपको आप अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो 10th क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी रिप्रोडक्शन पढ़ने में, रिप्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ने में। और साथ में एक और चैप्टर है इनहेरिटेंस का, उसको भी पढ़ने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समझते हैं कि होता क्या है। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है ना, इसका मतलब 1 से 2 होने वाला होता है, तो ये क्रोमोसोम्स दिखते हैं। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? इन क्रोमोसोम्स के अंदर होता है इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन किस लिए होता है? इनहेरिटेंस के लिए होता है। और वो इनहेरिटेंस क्या बताते हैं?
वो इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। किसका कैरेक्टरिस्टिक? उनके पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक, जो कि कहाँ ट्रांसफ़र होता है? अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। और किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है? डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब समझते हैं इसको बहुत बढ़िया से। ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए कहाँ पे होता है? डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। और ये डीएनए आता कहाँ से है? डीएनए आता है पेरेंट्स से। ओके, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो सेल डिवीज़न होता है, और उस सेल डिवीज़न में एक सेल का डीएनए दूसरे सेल के डीएनए में ट्रांसफ़र होता है, जाता है। सेल डिवीज़न हुआ और उसी सेल का डीएनए दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हुआ, और जो पेरेंट सेल से या फिर जो पेरेंट से न्यू बेबी का या फिर न्यू बेबी सेल का अब फॉर्मेशन हो रहा है उसकी बॉडी का, उसके बॉडी के फॉर्मेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन इस डीएनए में ही प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल है। एक डॉग का बेबी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑब्वियसली डॉग के जैसा होगा। एक कैट का बेबी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑब्वियसली कैट के जैसा होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि डॉग का बेबी का स्ट्रक्चर कैट के जैसा हो जाए और कैट के बेबी का स्ट्रक्चर डॉग के जैसा हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? एक काऊ का बेबी का स्ट्रक्चर काऊ के जैसा ही होगा, और एक कैमल का बेबी का स्ट्रक्चर कैमल के जैसा ही होगा, है ना। इसका इसके जैसा और इसका इसके जैसा तो नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो डॉग के पेरेंट से बेबी डॉग में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि जो इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं उसके बेबी तक ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यही प्रोसेस है डीएनए का। वही डीएनए के अंदर उनका सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, और वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होता है सेल डिवीज़न के थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम में। ओके, तो डॉग के बेबी का स्ट्रक्चर उसके पिताजी उसके माताजी से मिला, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर आपके पिताजी आपके माताजी के डीएनए से मिला है। और ये डीएनए कहाँ होता है? ये डीएनए होता है क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट। और क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और दिखते कब हैं? तभी दिखते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसमें कहीं कोई प्रोसेस आप लोगों को समझ में ना आए तो कृपया कर नीचे कमेंट करें और पूछें, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो और मैं उन सारे क्वेश्चंस का ढंग से आंसर कर पाऊँ आपको। आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जैसा कि मैंने बताया क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, इसका मतलब वो डीएनए से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। अब जो एक सेल डिवाइड हो रहा है दो सेल में, तो वो दो सेल का स्ट्रक्चर, शेप, साइज, उनका बॉडी साइज, उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गेनल्स होंगे, वो कहाँ से आएगा? इसी के डीएनए से आएगा। इसका डीएनए इसमें गया, इसका भी डीएनए इसमें गया, और इसका जैसा बॉडी का शेप है, जितना ऑर्गेनल्स इसके अंदर हैं, जैसा इसका स्ट्रक्चर है, वैसा ही स्ट्रक्चर इस तक और इस तक ट्रांसफ़र होता है। और किसके थ्रू होता है? डीएनए के थ्रू होता है। ओके, इन अ सेल which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material. अब जरूरी तो नहीं है कि सेल हमेशा हमेशा डिवाइड करता रहे। हमेशा हमेशा तो डिवाइड नहीं होगा ना। एक एज तक, लगभग 21-22 तक आते आते हमारा बॉडी का जो शेप एंड साइज है वो स्टैटिक हो जाता है, रुक जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा सेल ज़्यादा डिवाइड
नहीं करता है, हमारा बॉडी ज़्यादा फैलता नहीं है। अब जो खाते पीते घर के हैं तो उनका बॉडी तो हमेशा फैलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे किसी का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तो डोंट टेक इट सीरियसली प्लीज़। तो नॉर्मली हमारा बॉडी जो होता है 21, 22, 23 या 25 के एज तक आते आते स्टैटिक हो जाता है और ज़्यादा डेवलप नहीं करता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा डीएनए होता है वो तो डिवाइड होगा नहीं, तो डीएनए क्या नहीं होगा, हमारे सेल के अंदर होगा, लेकिन वो किस पोजीशन, किस पार्ट में होगा और कैसे प्रेजेंट होगा। तो दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। इसको याद कर लेना है, क्रोमैटिन मटेरियल जब सेल डिवाइड नहीं होता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल as entangled mass of thread like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. तो जब सेल डिवाइड नहीं होने वाला होता है तब क्या होता है, ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में सेल के अंदर रहता है। और जैसे ही इसको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अब भाई डिवाइड करना है, तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक जगह हो जाता है, एक जगह होके क्रोमैटिन मटेरियल एक जगह होके डीएनए फॉर्म कर देता है। ठीक है, हालांकि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, वो होता ऐसा है, ऐसा कुछ होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो ये फिर एक जगह हो जाता है, अलग अलग रहता है पहले ऐसे ऐसे, और फिर बाद में वो ऐसा हो जाता है जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तब। ओके, whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. ये chromatin materials जो होते हैं फिर chromosomes में बदल जाते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. जैसा कि मैंने अच्छे से समझा ही दिया है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंट्रल रोल प्ले करता है किस चीज़ के लिए, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के लिए। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट along with the environment in determining the ways the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by detecting the chemical activities of the cell. जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सेल होगा, न्यूली फॉर्म्ड सेल, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप एंड साइज कैसा होगा, और मैच्योर होने के बाद वो कैसा दिखेगा, कैसा कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करेगा, वो सब का सब न्यूक्लियस के अंदर जो ये प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए, उसी से ट्रांसफ़र होता है। तो आज मुझे लगता है ऐसा कि मुझे यहाँ छोड़ देना चाहिए, तो आगे हम लोग इसमें रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज सेल डिवीज़न का प्रोसेस तो सबको समझ में आ ही गया होगा, साथ में जो हमारा न्यूक्लियस है उसको भी हम लोगों ने लगभग देख ही लिया है, और जो कुछ भी बच रहा है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम ये है कि जितना मैंने पढ़ाया उसको खुद से, सिर्फ ये मोबाइल में देख के या लैपटॉप में देख के नहीं समझना है, इसको आपको वापस से लाइन बाय लाइन जाके एनसीईआरटी के बुक में इसको वापस पढ़ना है। और पढ़ने के बाद अगर किसी लाइन में कहीं पे एक सिंगल वर्ड में प्रॉब्लम हो, वापस वीडियो में आइए, वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका मैं आंसर अवश्य दूंगा। तो खुश रहें, आबाद रहें, आगे बढ़ते रहें और लॉकडाउन में पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।